हेलो एंड वेलकम। लेट्स टॉक के इस एपिसोड में मैं महेश पंचाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा भारत आतंकवाद और कोरोना वायरस जैसे गंभीर विषयों से लड़ ही रहा है कि एक नया खतरा हमारे सर पे मंडराने लगा है। लोकस्ट का हमला। लोकस्ट यानी टिड्डियाँ। तो क्या है ये टिड्डियाँ और क्यों हो रहा है हमला, आइए जानते हैं। टिड्डियाँ छोटे सींग वाली प्रजाति होती है। आमतौर पर पाए जाने वाले टिड्डियों के समान ही दिखते हैं, मगर इनका स्वभाव इनसे काफ़ी अलग होता है। कम संख्या में होने पर ये शांत और अकेले रहते हैं, मगर जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती है तो ये अपना एक झुंड बना लेते हैं। टिड्डियों में 16 प्रकार पाए जाते हैं, मगर इनमें ऑर्थोपेट्रा टाइप की टिड्डी काफ़ी बड़े झुंड में माइग्रेट करती है। फसलों और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की वजह से इस प्रजाति को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इन 16 में से भारत में 4 प्रकार की टिड्डी, 1 डेजर्ट लोकस्ट, 2 माइग्रेटरी लोकस्ट, 3 ट्री लोकस्ट और 4 बॉम्बे लोकस्ट पाई जाती है। आज जिन टिड्डियों का सामना भारत कर रहा है वो है डेजर्ट लोकस्ट। इस समय ये टिड्डियाँ पाकिस्तान से होते हुए जयपुर में आई और अब पूरे भारत भर में इनका खतरा मंडराने लगा है। जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, रेगिस्तानी टिड्डी आमतौर पर अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं और प्रजनन करते हैं। अंडे देने के लिए उन्हें नंगे ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो घने वनस्पति वाले क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। इसलिए वे राजस्थान में इंडो गंगा के मैदानों या गोदावरी और कावेरी डेल्टा की तुलना में प्रजनन करने की अधिक संभावना रखते हैं। टिड्डियाँ तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक कि वे अलग अलग हॉपर, कीट या कीटों के छोटे पुटक समूह नहीं होते, जिससे एकांत चरण कहा जाता है। जब ये एकत्रित होते हैं तब ये अपना बड़ा समुदाय बना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एकल से भव्य चरण में तब्दील हो जाते हैं और यही इनके परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिससे वे झुंड बना लेते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 40 से 80 मिलियन वयस्क होते हैं और ये एक दिन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि उपरोक्त बड़े पैमाने पर प्रजनन और झुंड का गठन केवल तभी होता है जब स्थितियां उनके प्राकृतिक आवास अर्थात रेगिस्तान और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहुत अनुकूल हो जाती है। इन क्षेत्रों में बारिश होनी चाहिए, जो अंडे देने और दोनों के विकसित करने के लिए पर्याप्त हरी वनस्पति का उत्पादन करेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष की शुरुआत के बाद से ही ऐसी स्थितियां बनी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यमन, ओमान, दक्षिणी ईरान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में मुख्य टिड्डी प्रजनन क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल में ही व्यापक वर्षा दर्ज की गई। वास्तव में पूर्व अफ्रीका में अक्टूबर-नवंबर के दौरान 4 दशकों में सबसे अधिक वर्षा का मौसम था। हॉपर बैंड और अपरिपक्व वयस्क समूह इस बड़े पैमाने पर प्रजनन से उत्पन्न होते हैं। असामान्य रूप से भारी बारिश का एक उत्पाद वह है जो अप्रैल से पहले पखवाड़े के दौरान राजस्थान में पहुंचने लगे। इसके बाद मुख्य वसंत प्रजनन क्षेत्रों से झुंडों का आगमन हुआ और ये स्वर्ण न केवल पश्चिमी राजस्थान में आए हैं, बल्कि राज्यों के पूर्व हिस्सों और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी चले गए हैं। इस आंदोलन की अधिकांश ऐसा लगता है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात एम्फा से तेज हवाओं से सहायता प्राप्त की है। इस प्रकार हमारे पास वर्तमान टिड्डी आक्रमणों के पीछे 2 मौसम संबंधी ड्राइवर हैं। एक, मार्च-अप्रैल में मुख्य वसंत प्रजनन, पथों में बेमौसम भारी बारिश और 2, तेज हवाएं। नोट करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान स्वर्ण अपरिपक्व टिड्डियों से सभी है। ये टिड्डे वनस्पति पर बुरी तरह से भोजन करते हैं, लेकिन अभी तक अंडे नहीं दिए हैं। एक बार जब ये प्रजनन शुरू करेंगे तो झुंड आंदोलन बंद हो जाएगा और धीमा हो जाएगा। इसके अलावा प्रजनन मुख्य रूप से राजस्थान में होगा। अब तक दलदली भूमि को बहुत नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रबी की फसल पहले ही कट चुकी है और किसानों को खरीफ की बुवाई शुरू करनी बाकी है। पूर्व की ओर पलायन करने वाले स्वर्णों का एक कारण यह भी है कि आमतौर पर वे भारत में जुलाई के बाद मानसून के आगमन के बाद ही दिखाई देते हैं, जबकि वे ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खुद को सीमित कर लेते हैं, जहां वे एकांत कीड़े या अलग थलग पड़ जाते हैं और अलग अलग समूह में होते हैं। याद रखें, इन कीड़ों को पर्याप्त भोजन करने की आवश्यकता होती है। मोटे तौर पर हर दिन ताज़ा भोजन करते हैं ताकि संभोग से पहले अपना वजन बढ़ा सकें। अब खेतों में कोई फसल नहीं होने के कारण उन्होंने जयपुर सहित नागपुर के पास नारंगी बागों सहित हरे स्थानों पर आक्रमण करना समाप्त कर दिया है। खतरा तब तक होगा
जब पहले से मौजूद या आने वाली स्वरा प्रजनन शुरू कर देगी। 90 दिनों के औसत जीवन चक्र के दौरान एक एकल गिरियस मादा टिड्डे खतरा तब तक होगा जब पहले से मौजूद या आने वाली स्वरा प्रजनन शुरू कर देगी। 90 दिनों की औसत जीवन चक्र के दौरान एक एकल ग्रेगोरियस मादा टिड्डी 60 से 80 अंडे 3 बार रख सकती है। अगर उनकी वृद्धि खरीफ की फसल के साथ कम होती है तो हम मार्च अप्रैल में केनिया, इथियोपिया और सोमालिया के मक्का, ज्वार और गेहूं के किसानों के समान ही स्थिति पा सकते हैं। सभी संभावित प्रजनन स्थलों में केंद्रीय कीटनाशकों के अल्ट्रा कम मात्रा में हवाई छिड़काव के माध्यम से नियंत्रण का सक्रिय अभ्यास आवश्यक है। इसके साथ आगामी खरीफ मौसम के दौरान फसलों की निरंतर निगरानी करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।